नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका एडविस्टा बाय अश्वनी में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। दोस्तों, ये इस चैप्टर का डिटेल वीडियो होने वाला है, तो हम इसमें हर एक लाइन को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। और इस वीडियो के बाद इसी चैप्टर का एक शॉर्ट समरी मैं आपको अलग वीडियो में दूंगा, जिससे आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशंस क्या होते हैं और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले वेजिटेशन जान लेते हैं क्या होता है। कह रहा है वेजिटेशंस उन कुछ रीजन पे जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो फ्लोरा या फिर फौना प्लांट्स ट्रीज आप लोग देखते हो, ये नेचुरली ग्रो होता है। इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशंस। और अगर हम बात करें इनके ग्रो अप की, तो ये रीजन टू रीजन डिफरेंट हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन में देखोगे तो अलग तरीके से पेड़ पौधे दिखेंगे। फिर वहीं आप टुंड्रा या टैगा पे जाओगे तो कॉनिफेरस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, है ना, जहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप के रहते हैं, बिल्कुल इस तरह से पेड़ रहते हैं। आप इक्वेटोरियल पे देखोगे तो उनकी लार्ज कैनोपी रहती है इस तरह से। लेकिन फिर कह रहा है कि ये डिफर क्यों करते हैं, इनके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, स्लोप हो गया, थिकनेस हो गई वहाँ सॉइल की। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये डिफर करते हैं। ठीक है, फिर इसको अगर क्लासिफाइड कहा जाए कि कितने कैटेगरीज में किया गया है, तो वो है आपकी 3 कैटेगरीज में इनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड और तीसरा है श्रब्स। तो हम एक एक करके फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे कि श्रब्स के क्या टाइप है और कहाँ पे ये ग्रो होते हैं। ठीक है, क्या क्लाइमेट चाहिए, कितने टेम्परेचर होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉरेस्ट को अगर देखा जाए तो कुछ मेन टाइप के फॉरेस्ट यहाँ डिवाइड किए गए हैं, उनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो, ये नाम से ही लग रहा है ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में होगा। ठीक है, ट्रॉप इक्वेटर के आसपास के एरियाज में होंगे। एवरग्रीन कह रहा है, एवरग्रीन का मतलब है कि ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये एक साथ अपने पत्ते को सेट ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, ये कुछ हाफ पोर्शन पे करते हैं, फिर कुछ हाफ पोर्शन पे करते हैं। तो इस तरह से ये होता है ना कि फॉरेस्ट में ग्रीनरी हमेशा बनी रहती है, तो इसीलिए इसको बोला गया है एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब चलो इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत थिक होते हैं। ठीक है, और कहाँ ग्रो करते हैं, इक्वेटर के आसपास। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको बताया, जैसे सपोज करो ये अर्थ हो गई, ये हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है ना, इसके आसपास ये होते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, अगर अब बात करें टेम्परेचर का, तो बहुत हॉट होता है। हैवी रेनफॉल यहाँ पे होता है पूरे साल। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर लीफ होते हैं, इनके बहुत थिक होते हैं। पेड़ भी बहुत अच्छे खासे हाइट में होते हैं। फिर कह रहा है कि ये, वही देखो मैंने शुरू शुरू में आपको बोला था ना कि यहाँ के जो ट्री होते हैं ये अपने लीफ को शेड नहीं करते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, सेम टाइम में नहीं करते हैं, ये हम कुछ कुछ पार्ट में करते हैं। जैसे आधे फॉरेस्ट या फिर कुछ पार्ट का एक बार शेड, फिर कुछ पार्ट का अलग थोड़ी देर बाद शेड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ग्रीनरी हमेशा बनी रहती है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इसका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। कह रहा है कि यहाँ फॉरेस्ट की बात करें तो बहुत से ट्रीज देखने को मिलेंगे आपको, जिनका एक लार्ज कैनोपी होगा। कैनोपी इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये ट्री है, ऊपर से बिल्कुल ऐसे लार्ज लार्ज कैनोपी बना लेता है, जिससे नीचे के पेड़ पौधों, यहाँ तक कि देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट इतना घना होता है कि उसकी सनलाइट नीचे तक बहुत मुश्किल से पहुंचती है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो रोजवुड हो गया, इबोनी, महोगनी, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ट्रीज के, जो इन सब रीजन में पाया जाता है, जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग इन एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक दो नंबर में यही पूछा जाता है आपसे। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ जो आप देख रहे हो ना ये फिगर, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। तो आप लोग देखो इसको ध्यान से कि ये जिधर देखोगे उधर ग्रीनरी ही देखने को मिल रही है। चलो फिर देखते हैं हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को। कह रहा है कि इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये तो आगे पता चलेगा।
कह रहा है ये फाउंड होता है कहाँ पे? जहाँ पे सीज़नल रेनफॉल होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरे साल बारिश होती रहे जैसे इक्वेटोरियल रीजन में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ जहाँ सीज़नल टाइप की बारिश होती रहती है, वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं और इन्हीं रीजन की वजह से हम इसको बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। ट्री शेड देयर लीफ इन अ ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। देखो, जब मौसम ड्राई होता है ना, तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं जिससे क्या हो सके कि जो वाटर इनके पास रूट में है उसको ये बचा के रख सके, उस वाटर को कंजर्व करके रख सके कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वैसे ही मौसम सूखा हो गया तो पानी की जरूरत पड़ेगी, और अगर लीफ रहेगा तो और भी पानी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अपने लीफ को ये शेड ऑफ कर देते हैं जिससे ये वाटर को कंजर्व कर रखें। फिर कह रहा है ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, इन सब जगहों पे ये पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो शीशम, नीम, टीक, साल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इन फॉरेस्ट के ट्रीज हैं, इनके तो कुछ एग्जाम्पल हैं। और इन रीजन में कहाँ पाए जाते हैं? आपके इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में। फिर आगे कह रहा है कि ये लार्ज स्केल पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है इन फॉरेस्ट का, ठीक है? और क्यों हो रहा है? क्योंकि टिम्बर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीज है इसमें, जिसका यूज करते हैं हम हैवी कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में और फर्नीचर मेकिंग में। एक इस टिम्बर की जो वुड होती है ये बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई चल रही है, और इनका क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और फर्नीचर बनाने में इसका यूज करते हैं। फिर अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसमें लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट, मंकी और लंगूर जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। फिर इसके देखो, आप यहाँ फोटो भी देख सकते हो, फिगर में दिखाया गया है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कैसे होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। कह रहा है इस तरह के फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन पे, ठीक है? जिसमें साउथ ईस्ट यूएसए हो गया, साउथ चाइना हो गया, साउथ ईस्ट ब्राजील हो गया। फिर कह रहा है कि ये इसके जो पेड़ होते हैं ना, ये बहुत हार्डवुड भी हो सकते हैं और सॉफ्टवुड भी हो सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके जो पेड़ हों बहुत मजबूत ही हों, कभी कभी इनके पेड़ बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और कभी कभी बहुत हार्ड भी होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यूकलिप्टस हो गया, ओक हो गया, पाइन हो गया। देखो पाइन बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है? वहीं यूकलिप्टस की बात करें तो इसके वुड थोड़े हार्ड देखने को मिलते हैं। तो ये देख रहे हो ना, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है। यहाँ आपको फिगर में दिखाया गया है कि ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। कह रहा है ये हायर लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं। हायर लेटीट्यूड मतलब ये देखो, आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड इधर हो गया और इधर 90 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ठीक है? इधर भी 90 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। तो ये हायर लैटिट्यूड मतलब ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, ऊपर की तरफ या फिर पोल के आसपास। फिर कह रहा है कि इस तरह के कोस्टल रीजन पे भी पाए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोप हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, चिली एंड न्यूजीलैंड, ठीक है? हायर लेटीट्यूड के साथ साथ इन सब जगहों पे भी ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द ट्री इन दिस रीजन शेड देयर लीव्स इन अ ड्राई सीजन। देखो फिर ये भी क्या करता है, अपने लीव को कब शेड करता है? ड्राई रीजन पे। और क्यों करता है, इसका रीजन मैंने आपको ऊपर दिया है। फिर कह रहा है अगर इसमें कुछ कॉमन स्पेशीज की बात करें ट्री की, तो उसमें ऐश आता है, बीच हो गया, ओक हो गया। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं इस फॉरेस्ट के। फिर अगर एनिमल्स यहाँ बोल रहा है, डियर, वोल्स, फॉक्स और कुछ बर्ड्स जैसे मोनल्स और फिजेंट जैसे बर्ड्स यहाँ देखने को मिलते हैं।